आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। ये विशेष चर्चा है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा ये शेरनी का दूध है और जो कोई उसे पिएगा वो गुर्राएगा। गुर्राएगा मतलब अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना चाहेगा, आंदोलन करेगा, मूवमेंट करेगा। और उसी शिक्षा का भगवाकरण करना शुरू है। उसी शिक्षा को जो जनमानस है, जो बहुजन है, उसके दायरे से बाहर कैसे निकाले जाए, इसलिए मनुवाद षड्यंत्र कर रहा है। भगवत गीता, फिर उसका हिंदूकरण, ये सारी चीजें हमारे देश में घट रही है। और इसी पे गंभीर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अरविंद सोनटक्के जी है, जो रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर भी है और 22 प्रतिज्ञा अभियान के प्रचारक है और विज्ञान के प्रचारक है। आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि मैंने कहा कि ये गंभीर विषय है क्योंकि शिक्षा से जुड़ा मसला है। क्योंकि कोई देश बहुत आधुनिक होता है, प्रगत होता है, तो शिक्षा और विज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम देखते हैं इस परिप्रेक्ष्य में भारत में कि दुनिया शिक्षा को इतना महत्व देती है कि फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड शिक्षा जितनी भी जिसको स्टूडेंट को लेनी है उसे फ्री एजुकेशन दिया जाता है सारे आधुनिक और प्रगत देशों में। इंडिया में हम देखते हैं कि जो सरकारी स्कूलें हैं धीरे धीरे बंद हो रही है। स्कूलों का निजीकरण हो रहा है। निजीकरण हो रहा है मतलब जो शिक्षा मुफ्त में मिलती थी उसके लिए अभी बहुत पैसा लोग कर्जा निकाल के भी अब एजुकेशन ले रहे हैं। ऐसे परिप्रेक्ष्य में बहुजनों से ये शिक्षा बहुत दूर जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही और सटीक प्रश्न है। शिक्षा मूलभूत मानव अधिकार है और शिक्षा मूलभूत होने के कारण उसका व्यापारीकरण होना नहीं चाहिए। यानी जैसे बोली लगती है कि भाई कौन विद्यार्थी 1 लाख देगा, 2 लाख देगा, उसी को एडमिशन मिलेंगी। यह तो सभी एक पीढ़ी को बर्बाद करने की बात है। तो जैसे मेरे समान है, मैं जिस गरीबी से आया हूं, अगर मुझे मुफ्त में शिक्षा नहीं मिली होती और स्कॉलरशिप नहीं मिली होती तो मैं ना डिग्री हुआ होता, ना मैं कोई कमिश्नर बन पाया होता। यानी अगर भारत में अगर 80% जो जनता है जो शिक्षा का खर्चा वहन कर नहीं सकती, तो वहन कैसे करेंगी? तो सरकार उसको मुफ्त ही करना चाहिए या नाम मात्रा रखना चाहिए। उसको जटिल करना, उसे कठिन करना, उसको महंगा करना, उसका व्यापारीकरण करना, यह सभी बहुजनों को, निचली पिछली सभी जातियों को शिक्षा क्रांति से वंचित रखने का एक भयानक और भीषण प्रयास दिख रहा है। बिल्कुल, जैसे मनुस्मृति में लिखा है कि पाठशाला में सिर्फ ब्राह्मण पढ़ेगा, महिला भी नहीं पढ़ेगी और जिसे हम दलित, पददलित कहते हैं, अछूत कहते हैं, वो भी नहीं पढ़ेंगे। क्या इस माध्यम से, स्कूलों को प्राइवेट करने के माध्यम से या शिक्षा महंगी करने के माध्यम से ऐसा लगता है कि ये सरकार मनुस्मृति की उस बात को यहाँ लाना चाह रही है? देखिए, मेरी सोच तो स्पष्ट है और मुझसे इस करोड़ों लोग सहमत भी होंगे कि अगर शिक्षा को महंगा करोगे तो महंगा का फीस भरने वाला तो अमीर आदमी है, वो भी एक ब्राह्मण हो गया, चाहे किसी भी जाति का हो। यानी अमीर को ही शिक्षा, उच्च शिक्षा उपलब्ध है। अगर इस प्रकार हो गया तो जो गरीब है, जो 60 से 70 है, अभी तो रोज के खाने के लाले इस सरकार के इसमें रोज के खाने के लाले, अगर हम डेटा देखेंगे भूख का इंडेक्स जो है उसमें हमारा 100 से ज्यादा इंडेक्स है। इसका मतलब जहां भूख, अगर पेट नहीं भर रही तो बच्चे को पढ़ाएगा कहां से? और बच्चों को पढ़ाएगा नहीं, उसको उच्च शिक्षा मिलेंगे कैसे? उच्च शिक्षा मिलनी है इस देश में वैज्ञानिक बनने के या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बनने के या बड़े बड़े इस पर प्लानर्स अगर बनने के हैं, तो शिक्षा को सभी को उपलब्ध हो और मुफ्त हो और कम पैसे में हो और सिर्फ अमीरों का मोनोपोली न हो, यह व्यवस्था होनी चाहिए। और यह सरकार, आपका जो प्रश्न है क्या मनुवाद को बढ़ावा दे रही है, मुझे तो लगता है कि जो सिर्फ अमीर है या ब्राह्मण है या बनिया है उन्हीं को शिक्षा अगर ये उपलब्ध कर सकते हैं, क्योंकि अमीरों को कर रहे हैं, तो अमीर है कौन इस देश में? अमीर तो दलित, पद दलित, पिछड़ा, गरीब, ओबीसी तो है नहीं। तो जो अमीर लोग हैं उन्हीं को अगर शिक्षा दे रहे तो मनुस्मृति का ही रूप हो गया। ये पहले मनुस्मृति की डायरेक्ट ब्राह्मण लिखा था, अभी डायरेक्ट अमीर के लिए लिखा है। तो ये मनुस्मृति का दूसरा रूप है जो हमें मानसिक रूप से गुलाम भी कर रहा है और शिक्षा
क्रांति से वंचित भी कर रहा है। बिल्कुल, आप बहुत सारी टेक्निकल बातें जानते हैं क्योंकि आप कमिश्नर रह चुके हैं। आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं, वेबसाइट का यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने जो स्कॉलरशिप फॉर्म है उसको भी पोर्टल पे डाल दिया है, या कास्ट वैलिडिटी है उसको भी एक वेबसाइट पे जाके बच्चों को सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, फिर उसका ईमेल आता है, उसका पासवर्ड आता है। और इस वजह से सारी स्कॉलरशिप बच्चे स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। स्कॉलरशिप जो है उसके पोर्टल को जिस दिन वो फिल करना होता है तो पोर्टल का जो डाउन हो जाता है सर्वर, तो बच्चे स्कॉलरशिप नहीं फॉर्म नहीं फिल कर सकते। वैलिडिटी के लिए भी जो बहुत सारी समस्याएं बच्चों को आती है क्योंकि समझता नहीं, और उसके लिए गाढ़ा पैसा भी बच्चों को 1000 15 10 2000 3000 तक का वो इंटरनेट पे या उस कैफे में खर्चा करना पड़ता है। तो ये जो धोरण सरकार का है इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं इसमें ए और बी पॉइंट बोलूंगा। पहला जी। ए पॉइंट ऐसा है कि इस देश में जिस किसी की आज तक स्कॉलरशिप मिली है, अगर स्कॉलरशिप मिली है जैसे मुझे मिली है, जिस किसी को स्कॉलरशिप मिली है और आज मिल रही है और कल मिलेगी, इस पर बाबा साहब के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की क्रांति, उनके कष्ट और उनका कार्यक्रम, इसका ये फल है। तो देश में अगर 50% लोगों को अगर कभी जीवन में कोई भी रूप में, चाहे मेरिट स्कॉलरशिप रहे या कहीं रिजर्वेशन की स्कॉलरशिप रहे या शेड्यूल कास्ट की स्कॉलरशिप रहे, अगर मिल रही, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कष्ट का और प्रयास का परिणाम है। इसलिए सभी पर स्कॉलरशिप का एक कर्जा है। तो मेरी इच्छा है कि इस देश में जिनको मेरे समान अधिकारी बन गए उन सब पर भी सिर्फ आरक्षण का ही कर्जा नहीं है, तो उन पर स्कॉलरशिप का कर्जा है। ऐसे मेरा पहली बात है। दूसरा बी पॉइंट यह है कि भाई चाहे आप कंप्यूटराइजेशन करो या डिजिटाइजेशन करो, उसका एक उद्देश्य होता है और वो सरल करना, सहज करना, बिना टेंशन का हो और जिसमें खर्चा ना हो। अगर आप उसको बड़ा भीषण बना दोगे, उसका बड़ा कठिन कर दोगे, उसको बड़ा क्लिष्ट कर दोगे और उसको भाई ये बटन दबाओ, मोबाइल पर अक्षर दिखते नहीं, मोबाइल अगर पीसी पर करेगा तो हो सकता है वो पीसी उस दिन काम ना करे, तो वो जो व्यक्ति है उसको आप संकट में डाल रहे हैं या उसके सभी प्रश्नों को छुड़ा रहे हो। तो इससे तो शंका होती है कि क्या ये सरकार सभी वंचित लोगों को स्कॉलरशिप से वंचित करना चाहती है क्या? इस वक्त तो सरकार ने यह बोलना चाहिए कि हमारा फॉर्म 1 पेज का है, कोई भी समस्या अगर आती है तो भाई हमारा कोई आपको गाइड करेगा। वो जो इंटरनेट कैफे में जाकर 2000-3000 रुपए क्यों खर्चा करे? भाई स्कॉलरशिप लेने के लिए तो घूस हो गई। इंटरनेट कैफे को अगर 3000 रुपए खर्चा कर रहा है, वो गरीब है, झोपड़पट्टी में रहता है, ये पैसा लाएगा कहां से वो? तो इसलिए ये सरकार का जो तरीका है, यह तो उच्च शिक्षा क्रांति, उच्च शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र लगता है। बिल्कुल, एक बहुत ही गंभीर और मज़ेदार एजुकेशन में इंडिया के सरफेस में दिख रहा है कि कुछ राज्य है वो ये कह रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश ने जो टेक्निकल एजुकेशन है जैसे एमबीबीएस हो गया या आईआईटी हो गया या आईआईएम हो गया या इंजीनियरिंग हो गया, उन्होंने एक कमिटमेंट पास किया है कि उसको स्थानिक भाषा में या राष्ट्रीय भाषा में पढ़ाया जाए, हिंदी में पढ़ाया जाए, जबकि पूरी दुनिया में जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है उसमें उसको पढ़ाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के एजुकेशन में इस तरह के भाषा का परिवर्तन करना, जो बच्चे एमबीबीएस इंग्लिश में कर रहे थे या इंजीनियरिंग इंग्लिश में कर रहे थे, उनको अचानक से ये कहना कि आप हिंदी में भी कर सकते हैं, आपको क्या लगता है कि ये कुछ उपयोग उसका होगा? ये एजुकेशन को बढ़ावा देना हो गया या एजुकेशन को पीछे लाने का काम हुआ? मैं आवाज चैनल का और आपका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। ये प्रश्न जटिल नहीं है लेकिन आवश्यक है। पूरी शिक्षा व्यवस्था में अगर आप उच्च शिक्षा या टेक्निकल शिक्षा या इंजीनियरिंग की शिक्षा या मेडिकल की शिक्षा को हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हो, इतने वहां जो सोचने वाले समझना इतने मूर्ख है। अरे सरल सी बात है कि अगर आप अंग्रेजी में, इंग्लिश में, जैसे मैं हूं, मैं तो लोगों को कहता हूं कि अंग्रेजी भाषा जो हमारी मुक्ति की भाषा है, इस देश का दलित, पीड़ित, वंचित, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इनकी मुक्ति अगर हो सकती है अंग्रेजी भाषा में हो सकती है। और इनकी अगर ब्राह्मणिकल जितनी भाषा है, इनकी संस्कृत भी आ गए, हिंदी भी आ गए, इनकी ब्राह्मणिकल भाषा में गुलाम हो जाएंगे। तो इंग्लिश भाषा का पहला मुद्दा है कि यह मुक्ति की भाषा है। क्यों मुक्ति की भाषा है? कि हमारे दुख, हमारे जो प्रश्न, हमारा शोषण है पूरे विश्व के पटल पर आ सकता है अंग्रेजी अगर हो। एक ही पॉइंट बताऊंगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने
कोई भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में गए, 31 में गए, 1931 में, 1932 में गए, क्या वो हिंदी में बोले होते? नहीं बोले। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी हिंदी में अपना वहां कुछ किया, या गांधी जी ने कभी वहां हिंदी में काम किया? कहने का मतलब कि अंग्रेजों से लड़ाई हुई, अंग्रेजी से लड़ाई नहीं होगी। अंग्रेजी भाषा यह भारत के मुक्ति के लिए, दुख दूर करने की भाषा बन गई। अब बन गई, अपने भाषा से तुम्हें दुख क्यों है? क्योंकि इन्हें मालूम है अगर ये अंग्रेजी में रखेंगे तो ये लाखों डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को पैदा करने से रोकने का षड्यंत्र है, एक। और दूसरा पॉइंट है कि इस देश में हजारों अल्बर्ट आइंस्टाइन न बने, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। क्योंकि इनको लगता है कि हम जो लोक स्थानिक भाषा में अगर इनको शिक्षा देंगे, पढ़ाई देंगे, डिग्री देंगे, तो इसका मतलब है कि उनकी जो संशोधन है, शोध है, ये तो विश्व के पटल पर आएंगे ही नहीं। तो यह जो अंग्रेजी से हिंदी में लाने का एक षड्यंत्र स्पष्ट दिखता है, क्योंकि दलित, वंचित, पीड़ित और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ओबीसी जिस दिन अंग्रेजी में वो इंजीनियरिंग करता है, जिस दिन वो अंग्रेजी में एमबीबीएस करता है, तो वह लंदन में भी प्रैक्टिस करता है, कर सकता है, दिल्ली में भी कर सकता है, और वह रशिया में भी कर सकता है प्रैक्टिस, वो अपनी बात रख सकता है। जो भाषा पूरे विश्व में मानी जाती है वह भाषा में ही शिक्षा होनी चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर का तो मैं उदाहरण दिया हूं। इस वक्त भी मैं तो जब स्कूलों में था तो मैं लोगों को कहता कि झगड़ा भी अंग्रेजी में करो, उससे कम से कम पुलिस स्टेशन में चलो, जब आप हिंदी में कहोगे तो डंडे मारेंगे, लेकिन पुलिस स्टेशन में अंग्रेजी में बात करो तो आपको सैल्यूट मिलेगा। इतने अंग्रेजी का जीवन में महत्व है, लेकिन किसी का भविष्य से खेलना, किसी के भविष्य में गुलाम बनाने के लिए यह शिक्षा की जबरदस्ती करी जा रही है। ये धोखादायक है और जनता ने इसको समझना पड़ेगा, इसका मुकाबला करना पड़ेगा। बिल्कुल। और एक बात सामने आ रही है कि जैसे बहुत सारे स्कूलों में भाषाएं ऐच्छिक होती है, कॉलेजेस में भाषाएं ऐच्छिक होती है, लेकिन ये जो संस्कृत भाषा है इसको जबरदस्ती से बच्चों पर लादने की कोशिश हो रही है। और इस भाषा के साथ सिर्फ भाषा नहीं पढ़ाई जा रही है, तो संस्कृत से जुड़ी सारी माइथोलॉजिकल जो कथाएं हैं, सारे पुराणों में जिसे हम अंधश्रद्धा कहते हैं, वो भी बच्चों को उस माध्यम से पढ़ाने का एक षड्यंत्र है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, संस्कृत भाषा जोर जबरदस्ती बच्चों के दिमाग में डालने की जो बात है, तो आपका ही शब्द में लूंगा, भाषा का विकास, इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज। तो जब भी 5000 साल पहले जब साइन लैंग्वेज थी, यानी चिन्ह कर में बात करता था, फिर बोली भाषा है, बोलने वाली भाषा है, फिर लिपि निर्माण हो गए, उत्क्रांति, विकास होते गए, विकास क्रम है, भाषा का विकास क्रम है। अगर डायनासोर खत्म हो गया तो खत्म हो गया भाई, अब उसको जिंदा करने का कोई मतलब नहीं है। तो वैसे संस्कृत भाषा खुद ही मर गई, उसको जिंदा करने का क्या मतलब है? भाई डायनासोर को थैंक यू बोलो और संस्कृत को थैंक यू बोलो, और 2-4 जो रहेंगे पीएचडी रहेंगे, मस्त भाषण देंगे, संस्कृत में चलेगा ना। लेकिन आपको उसको जबरदस्ती थोपने के कई कारण हो सकते हैं और है। पहला तो यह है कि इन्हें ऐसा लगता है कि वेदों में, पुराणों में, महाभारत में, रामायण में, श्रुति और स्मृति में, मनुस्मृति में बड़ी महान महान चीजें दी गई है। इसकी जो महानता सभी मरी चीजों में, खत्म हो गई चीजों में ढूंढने का जो प्रयास है, ये फिर से मानसिक और वैचारिक रूप से गुलाम बनाने के लिए सबसे बड़ी बात है। आप क्यों बता रहे भाई? अभी आप आईफोन यूज कर रहे हो, अभी वो तो आईफोन तो ना मनुस्मृति में है, ना रामायण में, ना महाभारत में, ना संस्कृत के किसी श्लोक में नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। उसमें तो होमोसेपियन नहीं है, उसमें तो भारत के हर कोई किताब में, संस्कृत की कोई भी प्राचीन कोई भी किताब में डायनासोर नहीं है। और भाई आप क्यों पढ़ा रहे हो जिसमें कुछ सच है ही नहीं? अगर एंजॉय करने का, आनंद लेने का, मेटामॉर्फिकल तो कर सकते हैं। अब ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इससे नुकसान होने वाला है। क्या हम बताएंगे कि उस वक्त ना ऑपरेशन हुआ था और उसका ना हाथी का सर बिठाया गया था? कैसे समझाएंगे? वो तो वहां लिखा है, उसका हाथी का गणपति का जन्म हो गया, ये हो गया, पुष्प विमान था। तो अब मुझे तो भक्त लोग मिलते हैं, मैं तो बोलता आप पुष्प विमान में घुमा करो ना, ये हमारे आधुनिक विज्ञान के विमान में क्यों घूमते हो? हमारा जो आधुनिक एरोप्लेन उसमें क्यों घूमते हो? तुम पुष्प विमान में घूमो, क्योंकि पुष्प विमान तो विदाउट पेट्रोल चलता था, पेट्रोल तो महंगा हो गया। जितने भारत के जितने भक्त हैं, अगर भक्तों ने पुष्पक, उनका पुष्पक विमान जो उनके वेदों में, रामायण महाभारत में, उसमें घूमेंगे तो भारत का पेट्रोल का बिल तो बच जाएगा, भारत की अमीरी हो जाएगी। अब जब हम ऐसा कहते हैं तो बोले नहीं नहीं, वो तो ऐसा ही लिखा है उसमें, वो सच नहीं है। यानी हर कहानी को सच बताने का ये जो प्रयास है,
इस देश में फिर से यह देश अविज्ञानी बने, ना सोचने वाला बने, ना प्रश्न करने वाला बने, ना शंका लेने वाला बने, ये प्रयास, ना सोचने वाला समाज अगर हो, ना प्रश्न करने वाला समाज हो, ना शंका लेने वाला अगर समाज और पीढ़ी, छोटी पीढ़ी तैयार होती है तो इस देश के लिए बहुत बड़ा संकट है। बिल्कुल। हिंदूकरण जो है या भगवाकरण जो है शिक्षा का, उसकी शुरुआत गुजरात ने कर दी है। गुजरात ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें यह कहा गया है कि 6वीं कक्षा के ऊपर जो है वहाँ बच्चों को श्री भगवद गीता ये कंपलसरी एजुकेशन में आनी चाहिए। उसमें मॉरल सपोर्ट मिलेगा, उस गीता में जीवन का सार है। तो वो सार, एक तरफ ये डिमांड होती है कि भारतीय संविधान शिक्षा में लाया जाए, और दूसरी तरफ ये डिमांड न मानते हुए गुजरात सरकार कहती है और इस तरह का प्रस्ताव भी लाती है कि श्री भगवद गीता शिक्षा में लाई जाए। तो इस हिंदूकरण या इस भगवीकरण के बारे में आप क्या कहेंगे? ये प्रश्न बहुत ही गहन है। पहला तो यह है कि मनुस्मृति का छोटा भीम पैक है। मनुस्मृति है ना, ये भगवत गीता ये छोटा पैक है। अब यह है कि ये मनुस्मृति के जो भी उद्देश्य थे विभिन्न, हम जब बात कर रहे थे उसमें तो कर रहे हो। अभी भगवत गीता को आप बच्चों के सामने पढ़ा रहे हो। हम कुछ ही प्रश्न करेंगे, जैसा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतम। अब इसमें कहा गया कि जब जब देश पर संकट आएगा या मानवता पर संकट आएगा या ब्राह्मणों पर संकट आएगा, तब तक कृष्ण भगवान आएंगे। अरे भाई, ये तो गलत है ना। हमारे देश पर तो आक्रमण इतने बार हो गए, ये तो सभी लोग पढ़ाते हैं ना। उस वक्त इन्होंने तो कोई लिया ही नहीं, अवतार ही नहीं लिया। भाई, अवतार लेने वाला है री इनकारनेशन, इनकारनेशन। यह जो विषय है यही अविज्ञान का है। कोई लेबोरेटरी में फिक्स नहीं हो गया या उसको सिद्ध नहीं किया, साध्य नहीं किया गया कि भाई नहीं फिर से कोई जन्म ले सकता है। इसमें पुनर्जन्म बताया। भाई, कोई फिर से कोई अवतार ले ही नहीं सकता। अब इसमें पूरा गीता जो है, अगर गलती से अगर कोई सच्ची और सही और आवश्यक बातें मिलती है तो धम्मपद से चुराइए, पहली बात है। अगर गलती से मिलती है तो धम्मपद से चुराइए, लेकिन बाकी जितनी बातें मिलती है उसमें विज्ञान कहाँ है? अब वो उसमें कहा गया कि आत्मा है, अब वो काट नहीं सकते, उसको ये नहीं कर सकते, उसको ये नहीं कर सकते, उसको जला नहीं सकते। अरे भाई, तुम्हारी आत्मा दुनिया के एक लेबोरेटरी में मिली ना, झूठ कितना बोलोगे? मैं तो बोलता हूं, जितने लोग बोलते हैं कि वो अवतार होने वाला है उसको भी एक नोबेल प्राइज मिलेगा। अगर ये भगवत गीता के जितने पुरस्कार करने वाले इन्होंने सिद्ध करना चाहिए कि अवतार लिया जा सकता है, तो आपको नोबेल प्राइज मिलेगा। अगर आत्मा वाले बोलते कि उसमें लिखा आत्मा को काटा नहीं जा सकता, ऐसा नहीं किया जा सकता, मर गया तो शरीर ही था। अगर अभी केस अगर कोर्ट में अगर आ जाए, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इंडियन पिनल कोड है, और वो तो कहेगा कि सर वो मेरे हाथ से मर गया, लेकिन वो तो शरीर मरा ना, आत्मा तो जिंदा है। 302 उसमें चाहिए नहीं, फिर भगवत गीता में है। हाँ, वो भगवत गीता में मिलेगा। ये आत्मा जो है, पूरी भगवत गीता, ये आत्मा जो है शोषण का एक षड्यंत्र नहीं, हथियार है। आप इस पूरे देश को अविज्ञान में, अज्ञान में और शोषण में और गुलामी में रखना चाहते हो। ये भगवत गीता में सब एक मुझे बताओ बोलना कि जिससे कोई विज्ञान की कोई बात उसमें सही। अब वो कर्म, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल, अरे ये भी गलत है। कोई कर्म का मतलब, अगर एक बस का एक्सीडेंट हो जाता, मैं आपको उदाहरण दूं, एक बस का एक्सीडेंट हो गया, बस में 60 लोग बैठे थे, 50 लोग की मृत्यु हो गई और 10 घायल हो गए। मुझे बताओ उन्होंने कौन से कर्म किए थे? 6 महीने का बच्चा मर गया, उसने कौन से बुरे कर्म किए थे कि उसको मृत्यु का फल मिला? ये जो कर्म की जो भाषा है कि भाई तुम अगर शूद्र हो तो शूद्रों के कर्म करो, तुम अगर ब्राह्मण हो तो ब्राह्मणों के कर्म करो, तुम अगर क्षत्रिय हो तो क्षत्रियों के कर्म करो, अगर तुम अछूत हो तो अछूत के कर्म करो, तुम अगर भीख मांगते भीख मांगने के कर्म करो, तुम खून कर दो तो खून का कर्म करो। क्योंकि मतलब है ये जो कर्मों की भाषा, आत्मा की भाषा, अवतार की भाषा, पुनर्जन्म की भाषा, ये जितना इसमें भगवत गीता में दिया, ये भारत के बुद्धिवाद को खत्म करने का एक तरीका लगता है। बिल्कुल, जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ है, बाइबल है, कुरान है, गीता है, ये सारे ग्रंथ कोई देश पढ़ाता नहीं ऐसे टेक्निकल एजुकेशन में या एकेडमिक एजुकेशन में। फिर भारत में ही ऐसा क्यों प्रस्ताव लाया जा रहा है कि गीता पढ़ाई जाए? तो फिर कुरान भी पढ़ाया जाए, फिर बाइबल भी पढ़ाई जाए, फिर त्रिपिटक भी पढ़ाए जाए। अगर ये सारे एजुकेशन अगर शुरू हो जाए तो विज्ञान का क्या होगा? बिल्कुल, देखिए गुजरात में तो लोग कहते हैं कि 30 साल से भाजपा की सरकार है। मैं कहता हूँ वहाँ RSS की सरकार है।
और आरएसएस जो है उसके बारे में सब जानते, मैं ज्यादा ना बोलूं। आरएसएस जो है उन्हें नॉन थिंकिंग मास चाहिए, यानी पूरी जनता, विचार न करने वाली जनता चाहिए। अब उसके लिए इन्होंने भगवत गीता शुरू की। अब आपका जो प्रश्न है कि कुरान पढ़ाया जाए, बाइबल पढ़ाया जाए या त्रिपिटक पढ़ाया जाए, अब पढ़ाना यह है कि उसमें है क्या कुरान में ऐसी कौन सी चीज है जिससे पढ़ाया जाए? तो कुरान में तो बहुत भयानक लिखा है, वो तो पढ़ा ही नहीं सकते। और कई देशों में, अब भारत में भी जो मदरसा है उसमें भी कुरान पढ़ाया जाता है, बच्चों को पाठ करवाया जाता है। और जो चर्च है उसमें बाइबल को पढ़ाया जाता है, उसको भी पाठ करवाया जाता है। और इनके इसमें जो संस्कृत वाले जो जितने स्कूल और कॉलेज है उसमें भी इसको पढ़ाया जाता है, उसको पाठ करवा, क्योंकि बच्चों के दिमाग में जो खिला ठोक देंगे तो जिंदगी भर वो उस संस्कृति और उसके नियम और उनके धर्म ग्रंथ का गुलाम बनेगा। क्योंकि जो धर्म ग्रंथ का गुलाम बन गया उसकी पीढ़ियां भी गुलाम होती है। तो धर्म ग्रंथ से गुलाम करने का तरीका है। अब आपने जो कहा कि क्या विज्ञान का क्या होगा, अभी कुरान में मैं इस पर का कोई विज्ञान नहीं, मुझे बताओ बोलना। वो बोलते 6 दिन में पूरी दुनिया बन ही नहीं सकती। आप एटम का जो है, एटम नहीं बना सकते भाई आप। अब इसमें कहा है, ओल्ड टेस्टामेंट में कहा है, पहला सेंटेंस, इन द बिगिनिंग गॉड हैज क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ, बट हु हैज क्रिएटेड गॉड? भाई इसमें कोई फॉर्मूला ही नहीं है। mc=m=mc², यानी एनर्जी का जो फॉर्मूला, एनर्जी क्या है, मास, एनर्जी एंड मास इक्वल है c² है ना, जो स्पीड ऑफ लाइट उसका स्क्वायर किया गया। भाई एनर्जी की व्याख्या ना कुरान में है, ना बाइबल में है, ना भगवत गीता में, ना रामायण में है, ना चार्ल्स डार्विन जो बोले ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसका भी कहीं कुछ लिखा नहीं। कोई जीवाश्म, कोई डायनासोर का कुछ भी नहीं लिखा। पृथ्वी का जन्म कब हो गया, इनको कुछ ही नहीं मालूम। जो अज्ञान की किताबें हैं, जिनको धर्म के बारे में पढ़ाना तो घर में पढ़ाओ ना भाई, लेकिन स्कूल में पढ़ाना इस देश द्रोही है पना है। बिल्कुल। आखिरी मुद्दा इसी से जुड़ा हुआ कि दुनिया बदल रही है, समाज बदल रहा है। दुनिया के पटल पे हम देखते हैं अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, रशिया है, सारे के सारे विज्ञान की ओर भाग रहे हैं, विज्ञान की खोज कर रहे हैं, नया इवोल्यूशन आ रहा है। भारत में इस तरह का कोई इवोल्यूशन नहीं आया। और इस तरह के एजुकेशन में धार्मिक किताबें अगर आती है तो लगता नहीं कि इस तरह का कोई एविएशन या कोई सुधार या कोई शोध भारत में आने वाले काल में हो सकता है। ऐसे स्थिति में जो विश्वगुरु भारत बनाने की कोशिश में लगे हैं, या विश्वगुरु होगा कभी भारत, या ये दुनिया पे राज करेगा टेक्निकली जिस तरह चाइना कर रहा है या अमेरिका कर रहा है, ऐसी कोई संभावना इस एजुकेशन से हो सकती है? देखिए, शिक्षा व्यवस्था में अगर इस प्रकार को बढ़ावा दे, नॉट टू क्वेश्चन, बढ़ावा दे, नॉट टू स्क्रूटनाइज, यानी उसका कोई उसका परीक्षण नहीं किया जाए, एंड नॉट टू डाउट, शंका न किया, इसको अगर जब बढ़ावा देंगे तो इस देश में ना अल्बर्ट आइंस्टाइन की निर्मित हो सकती है, शुरुआत हो सकती है, ना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। लेकिन एक एक ही व्यक्ति की आवश्यकता ना, हमें पूरी पीढ़ी, क्योंकि आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 1 और क्लॉज H में दिया है कि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। यह तो संविधान में भारतीय नागरिक का मूलभूत कर्तव्य है, भारतीय नागरिक का मूलभूत कर्तव्य 51 आर्टिकल भारतीय संविधान, उसका आर्टिकल सब आर्टिकल 1 और क्लॉज H में कहा गया टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड इंक्वायरी रीजन, ये कहा गया, एंड रिफॉर्म्स कहा गया। अगर साइंटिफिक टेम्पर अगर डेवलप किया गया तो ये, अगर इतने सारे प्रयास करेंगे तो ये साइंटिफिक टेम्पर डेवलप नहीं करे, पूरे देश को एक अंधकार में रखने की एक बात हो रही कि जब तक भक्त निर्माण नहीं होंगे, जब तक अंधकार में लोग नहीं रहेंगे, तब तक ये चुनकर नहीं आएंगे। ये चुनकर इसलिए आते, ना सोचने की प्रक्रिया है, ना निर्णय लेने की क्षमता है, ना प्रश्न पूछने की, ना शंका करने की ताकत अगर चले जाएंगे तो भी तो हर साल लोग इनको वोट देते रहेंगे। तो मुझे लगता है इनकी जो शासन है और आरएसएस है, इनका ये षड्यंत्र है इस देश में ना वैज्ञानिक सोच। भाई जो मैं 51(1)H का मैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो बोल रहा हूं, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने की जिम्मेदारी सरकार की ही नहीं है, तो भारत का हर नागरिक की है। एक अधिकारी की नहीं तो हर कर्मचारी की या कामगार जो भी है, तो उसमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने का मूलभूत भारत के नागरिक का कर्तव्य है। अगर ये भारत के नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन सरकार का क्या है?
तो सरकार तो कुछ नहीं कर, सरकार ये करे कि विज्ञानिक खत्म हो जाए, वैज्ञानिक सोच खत्म हो जाए, वैज्ञानिक समझ खत्म हो जाए, वैज्ञानिक खोज अगर खत्म हो जाए, इस प्रकार का इनका कार्य दिखता है। बिल्कुल। तो देश में वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक खोज, विज्ञान की भाषा या विज्ञान को समझने का अगर ये सिलसिला खत्म हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ी अंधश्रद्धा में, दैववाद में फंस जाएगी। एक आखिरी और एक मुद्दा था कि जिस तरह से हम देखते हैं कि अभी कुछ यूनिवर्सिटियां जो है वो जिसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं या भविष्य शास्त्र कहते हैं, भविष्य बताना, राशि बताना, इस तरह के भी एजुकेशन दिया जा रहा है, या उंगलियों में ये धातु पहनना है, ये खड़ा पहनना है, ये पन्ना पहनना है, इस तरह का एजुकेशन, और उससे भी जनता का शोषण करने के लिए जगह जगह पे आप ज्योतिष्य के ऑफिस बड़े पैमाने पे आप देखेंगे। और जब भी सुबह टीवी स्क्रीन शुरू करेंगे तो सारे बाबा जनता को ठगने के लिए वहां बैठे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ज्योतिष शास्त्र, ये शास्त्र है, पहला मुद्दा। दूसरा है कि मैं गुजरात में बहुत भाषण दिया, मैंने कहा कि दुनिया में सबसे गधेड़ा आदमी कभी देखा है क्या? लोग कहते नहीं है, मतलब उसका नाम है ज्योतिषी। जो ज्योतिषी बताता है, एक तो वह सबसे बड़ा गधेड़ा है, दूसरा लुटेरा, डाकू नहीं है वो लुटेरा है, क्योंकि भविष्य से खेलता है। अब सरल से एक ही दो चार उदाहरण दूंगा भाई। जब वो कहता है कि उसके कुंडली मंगल है, तो मैं कहता रहे मंगल यहां से पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है, इतना तो बता दो। कम से कम 22 करोड़ किलोमीटर और 40 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा, इतना दूर वह मंगल ग्रह है। और बेचारी उस बेटी की शादी बर्बाद करने, उसको क्या टाइम है क्या कि उसमें आकर वो उसके मंगल ग्रह आएगा और उसका बर्बाद कर देगा? ये एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा, ज्योतिष जब भी मिले उसको पूछने का एक प्रश्न, दो तीन प्रश्न, एक प्रश्न पूछने का, पृथ्वी नाम का ग्रह कहाँ है? भारत के एक ज्योतिषी को मालूम नहीं कि पृथ्वी नाम का ग्रह कहां है। वेयर इज द अर्थ प्लेनेट? ये जो पृथ्वी नाम का ग्रह ही मालूम नहीं, ओ मूर्ख बना रहे। अरे भाई तुम इतना तो जानो। तीसरी बात, अगर जब भी ज्योतिष मिले या टीवी पर दिखे तो उसको जरूर पढ़ना, ये बोला आपने जितने पोजीशन बताए ना, आपने कौन सी टेलीस्कोप यूज की, दूरबीन क्यों यूज की? क्योंकि दूरबीन के बारे, जैसे निकोलस कोपरनिकस ने कहा, पहले भारत के हर ग्रंथ, कुरान के हर ग्रंथ और बाइबल का हर ग्रंथ कहता है पृथ्वी के आजू बाजू पृथ्वी हिलती नहीं, स्थिर है, स्टैटिक, हिलती नहीं। और उसके आजू बाजू हर ग्रह और हर तारा घूमता है। जितने आकाश में 2000 से 5000 तारे खुली आंखों से दिखते हैं अगर आकाश खुला है तो। और जो ग्रह है 8 ग्रह है और 215 चंद्र है। हमारे जैसे पृथ्वी का एक चंद्र, वैसे एक चंद्र नहीं है पूरे सूर्यमंडल में 215 चंद्र है। इनके कुंडली में 215 चंद्र नहीं है। एक इनके कुंडली में राहु केतु है, अब तक उसका पोजीशन नहीं बताया। अब तक एक भी ज्योतिषन अपना, मैं तो बोलता ज्योतिषन अपना सैटेलाइट भेजना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे सैटेलाइट ने आज पोजीशन, आज सब ग्रहों की और तारों की पोजीशन दी है। तो इनके पास तो सैटेलाइट नहीं है, इनके पास सैटेलाइट नहीं है, इनके पास टेलीस्कोप नहीं, इनके पास स्पेस टेलीस्कोप भी नहीं। अभी हमने 2021 में देखे, 2021 के 25 दिसंबर को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भेजी गई है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और 1990s में एक भेजी गई थे हबल स्पेस टेलीस्कोप। यानी पृथ्वी के ऊपर मिनिमम 2 फेमस स्पेस अंतरिक्ष दूरबीनें हैं। तो एक हबल स्पेस टेलीस्कोप है और अभी जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भेजी गई और 25 दिसंबर 2021 को भेजी गई। अब जो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वह पृथ्वी अगर ऐसी है तो उस पर 15 लाख किलोमीटर पर स्थिर है, यानी 15 लाख किलोमीटर से वो है। और हबल स्पेस टेलीस्कोप वह 300 किलोमीटर के ऊपर घूमती है। अब ये जो चित्र देते हैं तो उससे हमें मालूम पड़ता है कि ब्लैक होल है या फिर ये है, फिर वो है, ये गैलेक्सी है, ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ये मालूम पड़ता है। अब इनकी कुंडली के फोकनाड़ी झूठ में इनके पास मिल्की वे गैलेक्सी तो ही नहीं, इनके बेचारे के कुंडली में मिल्की वे गैलेक्सी नहीं है, इनके बेचारे के कुंडली में 215 चंद्र नहीं है, इनके इसमें राहु केतु है वो नहीं। और सबसे जोक ये है कि पृथ्वी के आजू बाजू सूर्य घूमता है। अब ये बता, पृथ्वी के आजू बाजू सूर्य घूमता है क्या? इन गधड़े को ये मालूम पृथ्वी के आजू सूर्य नहीं घूमता। उसमें और एक बात है, पृथ्वी हम जब बात करें तो पृथ्वी जो है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड सूर्य के आजू बाजू घूम रही है। अगर 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है, 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा हम
सूर्य के आजू बाजू घूम रहे, इसका मतलब किसी भी क्षण, किसी भी सेकंड और किसी भी मिनट पृथ्वी स्थिर है ही नहीं। तो इनका जो पोजीशन है, ग्रह की पोजीशन बता रहा है, ये तो झूठ पर झूठ और झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। तो ये हो गया थोड़ा विज्ञान। अब ये बता पढ़ाकर मिलेगा क्या? भाई पढ़ाकर मिलेगा, मैं तो बोलता है भारत के एक भी ज्योतिषी ने फिर से पॉइंट, इन्होंने नोबेल प्राइज के लिए प्रपोजल भेज दो, पहला पॉइंट। इन्होंने नोबेल कमेटी को स्वीडन में भेज दो कि भाई हमने बड़ी खोज लगाई है, मंगल न लड़कियों की शादी बर्बाद करता है। ये प्रपोजल इन्हें भेजे तो भारत में नोबेल प्राइज मिलेगा, हम दोनों मिलकर उनको हार देंगे। ये अगर ज्योतिष अगर सच है तो इनको आज तक नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला? गैलीलियो ने, है ना, हर्शल के नाम से वह ढूंढी गई, दूरबीन ढूंढने वाले का नाम हर्शल है, लेकिन मुझे लगता है गैलीलियो है। 1609 में जब उन्होंने 2 साल मेहनत कर एक बड़ी एक दूरबीन बनाई और उसका जो मिरर था उसको घिसने में टाइम लगा उनको, उस वक्त तो मशीनें नहीं थी। तो 1609 में जब गैलीलियो ने जब आकाश के चंद्र की तरफ देखा, उनको खड्डे दिखे, उनको उस वक्त खड्डे दिखे, यानी वहां खड्डे, तो उन्होंने उसका पेंसिल से स्केच बनाया। फिर उन्होंने जुपिटर के आजू बाजू 4 ग्रह उपग्रह देखे, उसके भी चित्र बनाए। अरे भाई तुम्हारे कुंडली में तो कुछ है ही नहीं। ये जो अगर गैलीलियो और निकोलस कोपरनिकस ने कहा कि ये पूरे धर्मग्रंथ, बाइबल वाले कह रहे, कुरान वाले कह रहे, ये सब कह रहे पृथ्वी स्थिर है, विश्व का केंद्र है और सभी चीज इसके आजू बाजू घूमती है। तो निकोलस कोपरनिकस ने कहा कि नहीं, उन्होंने जो पृथ्वी थी उसको हटा दिया, उसको तीसरे नंबर पर, और जो सूर्य था उसको बीच में डाल कि ये सूर्य के आजू बाजू सब ग्रह और तारे घूम रहे। ये सबसे बड़ी क्रांति की शुरुआत थी। निकोलस कोपरनिकस और गैलीलियो दूरबीन खोज कर इन पर सबसे बड़ा आघात किया। उसके बाद आइजक न्यूटन ने किया। तो अगर जब 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में भी अगर वह लोगों ने सच खोज कर निकाला, और ये आज 21वीं शताब्दी में भी सच को स्वीकार नहीं कर सकते, और इनका अगर ये स्कूल, कॉलेज और डिग्रियां अगर एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष विद्या में दे रहे हैं, तो इससे मूर्ख सरकार ज्यादा नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो इस तरह की शिक्षा अगर आती है तो समाज अधोगति के तरफ जाएगा, अंधश्रद्धा के तरफ जाएगा, दैववाद के तरफ जाएगा और विज्ञान से धीरे धीरे दूर होता जाएगा। अगर विज्ञान से समाज और स्टूडेंट दूर हुए, विद्यार्थी दूर हुए, तो वो क्या वैज्ञानिक बन पाएंगे? वो क्या खोजी बन पाएंगे? क्या देश हमारा उन्नति कर पाएगा? इसी प्रश्न को आप पे छोड़ते हैं। आप सोचिए और समझिए। अरविंद सोनटके साहब, आप स्टूडियो में आए, विज्ञान के बारे में बात की और विज्ञान समझाया और किस तरह का शिक्षा होना चाहिए वो समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।